नमस्कार दोस्तों, मैं विशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी ट्रिपल एससी का दहाड़ बैच कंटिन्यू हो चुका है। लगातार आपके सामने एक एक वीडियो ले आता जा रहा हूं और वो पूरा का पूरा वीडियो पूरा फोकस किया है कि एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले। यानी आपको बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं जाना है, केवल जाना है एजुमेनिया 247 के प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में आपको चूज़ करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। जैसे ही चूज़ करोगे लगातार एक के बाद एक वीडियोस खुलती चली जाएंगी और केवल उन वीडियोस में उन्हीं बातों पर चर्चा है कि जहां से प्रश्न बनने हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में। 50 क्वेश्चन की जीएस है। प्रयास करूंगा कि 50 क्वेश्चन में जो 30 नंबर की जीएस है, 10 नंबर की करंट अफेयर है और 10 नंबर के स्टैटिक जीके है, इन तीनों सेक्शंस को आपके सामने कवर करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अपने सारे दोस्तों मित्रों तक बात को पहुंचा दीजिए कि दहाड़ बैच को कंटिन्यू करें। पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस क्लास में भी हम लोग उसी में आगे चलेंगे। और आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में एक लाइन लिखी गई है, हर्षवर्धन। केवल एक यहाँ से प्रश्न बनेगा, हर्षवर्धन। यानी दाएं बाएं नहीं जाना है कि बहुत सारी चीज़ों पे कवर अप नहीं करना है, एग्जैक्ट हर्षवर्धन पर पढ़ना है। तो अगर हर्षवर्धन की हम लोग बात करेंगे तो हम चले जाएंगे सीधे गुप्तोत्तर काल में। सीधा मतलब है कि गुप्त वंश के बाद स्थितियाँ क्या बनी। तो जब आप गुप्त वंश में जाओगे तो हर्षवर्धन कहाँ से आ रहा है? तो हर्षवर्धन आ रहा है आपका पुष्यभूति वंश से। किस वंश से? पुष्य भूति वंश से। कि हर्षवर्धन कहाँ से निकल करके आया? तो हर्षवर्धन वैसे तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं वर्धन वंश, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो पुष्यभूति वंश, जो थानेश्वर या थानेसर, दो शब्द बोल सकते हैं, थानेश्वर या थानेसर, यानी कि आप कह सकते हो पूर्वी पंजाब या हरियाणा वाला जो क्षेत्र है। तो गुप्त वंश के बाद जब गुप्त वंश कमजोर पड़ने लगा तो उसके बाद पुष्यभूति वंश का शासन शुरू हुआ पूर्वी पंजाब हरियाणा वाली बेल्ट में, जहां पर एक जगह थी थानेसर, उसी को राजधानी बनाया। अब शुरुआत कहां से होती है? तो पहले शुरुआत पर आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में एक नाम आता है नरवर्धन। क्या नाम आएगा? नरवर्धन। कि सबसे पहला राजा या प्रभावशाली राजा की अगर बात करेंगे या ज्ञात राजा की बात करेंगे तो नरवर्धन। नरवर्धन के बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला नाम आएगा राजवर्धन प्रथम। राजवर्धन के बाद अगर तीसरे राजा की बात करेंगे तो तीसरे राजा का नाम आएगा आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन, क्योंकि सबसे पहले अगर हमको आना है हर्षवर्धन के ऊपर तो हमको उत्पत्ति के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा कि शुरुआत हुई कहाँ से। तो शुरुआत हो रही है नरवर्धन से। नरवर्धन के बाद आ रहे हैं राज्यवर्धन पे, राज्यवर्धन के बाद आ रहे हैं आदित्यवर्धन पे, और आदित्यवर्धन के बाद हम आते हैं प्रभाकर वर्धन पे। कहाँ पर? प्रभाकर वर्धन पर। अब यहीं से आप शुरुआत मान सकते हैं हर्षवर्धन की, कि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री। एक पुत्र कौन? तो एक पुत्र है राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन द्वितीय। यहाँ पर राज्यवर्धन प्रथम था और यहाँ पर राज्यवर्धन द्वितीय है। दूसरा पुत्र जिसके बारे में आज की पूरी क्लास ही जिसके ऊपर डिपेंड है वह था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की एक बहन जिसका नाम था राजश्री। ये पूरा का पूरा पुष्यभूति वंश का स्ट्रक्चर है कि कहाँ से शुरू हुई। नरवर्धन के बाद राजवर्धन, राजवर्धन के बाद आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बाद 3 लोग हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। कौन कौन? तो राज्यवर्धन द्वितीय एक पुत्र हुआ, हर्षवर्धन का बड़ा भाई। फिर दूसरा पुत्र हर्षवर्धन स्वयं हुआ, जिसके बारे में आज की पूरी क्लास पे डिस्कशन शुरू होगा। और तीसरा नाम आया राजश्री के ऊपर, कि राजश्री इन दोनों की बहन थी, क्योंकि राजश्री भी एक बड़ी भूमिका में रहेंगे। कि जब जब आप राज्यवर्धन और हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे जो बेसिक या जो सबसे मुख्य कारण बनेंगी वो राजश्री बनेंगी। कैसे बनेंगी इस पर हम चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले तो प्रभाकर वर्धन की बात करें तो प्रभाकर वर्धन के शासन काल में माना जाता है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश अपने चरम पर था, क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, जितने भी अंतर कलह हुए, जितने भी साम्राज्य विस्तार की कहानियां सुनाई देती हैं, वो प्रभाकर वर्धन के बारे में बहुत सारे अभिलेख हैं जो बहुत कुछ अच्छा कहते हैं या बहुत कुछ बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन ने अपने शासनकाल में बहुत से आक्रमणों को विफल किया था और बहुत से ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से नाम आता है। सेम वही असर पड़ा पुत्रों में भी, राजवर्धन और हर्षवर्धन में। तो पहले हम लोग आते हैं कहाँ पर, तो हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में ही। अब हर्षवर्धन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जब हर्षवर्धन की शुरुआत करेंगे तो हर्षवर्धन का जरा सामान्य परिचय लिया जाए तो सामान्य परिचय में अगर आप आएंगे तो हर्षवर्धन के पिता का नाम तो आपको पता चल गया। राजवर्धन तो बड़ा भाई था जिसकी जगह पर वह गद्दी पर बैठा था, लेकिन पिता की अगर बात किया जाए तो पिता कौन थे, तो पिता थे प्रभाकर वर्धन, जो कि एक शक्तिशाली राजा माने जाते थे वर्धन वंश के। कि वर्धन वंश का एक शक्तिशाली राजा कौन, प्रभाकर वर्धन। दूसरा नाम आएगा माता का, तो माता का नाम था यशोमती। माता का नाम यशोमती। भाई के बारे में चर्चा हो गई कि भाई जो थे वो कौन थे, तो भाई थे आपके राजवर्धन द्वितीय। बहन जो थी वह थी राजश्री, और राजश्री का विवाह हुआ था गृहवर्मा से। यह भी एक बहुत बड़ा अहम कारण बनेंगे दोनों भाइयों के जीवन में। गृहवर्मा से बहन की शादी हुई थी। बचा क्या, तो बात करें जन्म की, तो हर्षवर्धन का जन्म थानेसर में ही हुआ था, यानी कि हरियाणा में ही हुआ था। और जन्म हर्षवर्धन का हुआ था 591 ईस्वी में, और 16 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ था। कि राज्याभिषेक 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 16 वर्ष की अवस्था में। और लगे हाथ यहीं पर मैं चर्चा कर लेता हूँ मृत्यु भी। तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 647 ईस्वी में। ये सामान्य परिचय हो गया किसका, हर्षवर्धन का, कि हर्षवर्धन किस वंश के राजा के तौर पर जाना जा रहा है, तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, भाई राजवर्धन द्वितीय कह दीजिए यहाँ पर कि राजवर्धन द्वितीय, बहन राजश्री जिसका विवाह हुआ था गृहवर्मा से जो कन्नौज के शासक थे। जन्म 591 ईस्वी में, राज्याभिषेक 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में, मृत्यु 647 ईस्वी में। अब आते हैं हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं कि ये सारी कहानियों को मिला करके एक जगह लाएंगे। ये मैंने इसलिए एक जगह पर लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में समस्या न हो, नोट्स बनाना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को एक जगह पर लिख दिया। चलता हूँ आगे। तो जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु होती है, तो नियम तो यही था कि ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, और हुआ भी यही कि ज्येष्ठ पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी बना। ज्येष्ठ पुत्र यानी कि कौन, तो हर्षवर्धन राजवर्धन द्वितीय जो है वह आपका उत्तराधिकारी बनता है। यानी पहली लाइन अगर आपके दिमाग में बैठे तो क्या बैठेगी, तो पहली लाइन मैंने दिमाग में बैठा दी कि पिता की मृत्यु के पश्चात, पिता की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन द्वितीय गद्दी पर बैठा। एक एक कहानी, एक एक कथानक बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब पिता की मृत्यु हुई तो गद्दी पर कौन बैठा, राजवर्धन द्वितीय बैठा। और पिता की अगर बात करें तो पिता कौन, तो प्रभाकर वर्धन। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो ज्येष्ठ उत्तराधिकार का नियम हमारे यहाँ चलता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा।
और हुआ भी वही, राजवर्धन द्वितीय गद्दी पर बैठा। लेकिन तब तक एक कहानी सुनने को क्या मिलती है कि राजश्री के पति कौन थे? तो राजश्री के पति थे गृहवर्मा। इनकी चर्चा मैंने किया और ये कहा भी कि पूरा का पूरा कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, इनका ये कारण बनेंगे हर्षवर्धन के राजा बनने के। तो राजश्री के पति गृहवर्मा थे, कहाँ के शासक थे? तो यह शासक थे कन्नौज के शासक थे। और कन्नौज के शासक होने के साथ साथ इनकी बात अगर किया जाए तो किस वंश के आते हैं? तो गृहवर्मा आते हैं मौखरी वंश से। उस समय कन्नौज में शासन चल रहा था किसका? मौखरी वंश का। तो मौखरी वंश के शासक थे और कन्नौज पर आधिपत्य इनका बना हुआ था। लेकिन गृहवर्मा की हत्या कर दी जाती है, और वह हत्या कौन कौन करता है? तो दो लोगों का नाम आता है। पहला नाम आता है बंगाल के शासक का, कि जो बंगाल का शासक था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक। एक नाम तो आता है कि बंगाल के शासक का, और दूसरा नाम आता है कि उसका सहयोग देने वाला कौन था? तो सहयोग देने वाला था मालवा का शासक जिसका नाम था देवगुप्त। इन दोनों ने मिलकर के गृहवर्मा की हत्या कर दी। गृहवर्मा मतलब कौन? तो कन्नौज का शासक, मौखरी वंश का राजा, और साथ साथ राजवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन का जीजा भी, यानी बहन का पति भी। अब इनकी जैसे ही हत्या होती है तो बड़ा भाई होने के नाते राजवर्धन आक्रमण करने निकल जाते हैं और आक्रमण में जीत भी जाते हैं। दोनों को, बंगाल के शासक को भी हरा देते हैं और मालवा के शासक देवगुप्त को भी हरा देते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि उसमें से जो शशांक था, शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। यहाँ जब राजवर्धन बोल रहा हूँ तो समझिएगा कि राजवर्धन द्वितीय की बात हो रही है। राजवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी। यहीं से आविर्भाव होता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है किसकी? तो हर्षवर्धन की। फिर से सुनिएगा कहानी की तरह कि जब पिता की मृत्यु, पिता यानी कौन? तो पिता प्रभाकर वर्धन। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो प्रभाकर वर्धन के दो बेटे, एक राजवर्धन द्वितीय और एक हर्षवर्धन, और एक बेटी राजश्री। तो बड़ा बेटा ज्येष्ठ उत्तराधिकार के अनुसार कौन गद्दी पर बैठा? तो बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था राजवर्धन द्वितीय। जब गद्दी पर बैठा तभी पता चलता है कि राजश्री के पति यानी गृहवर्मा जो हैं, जो कन्नौज के शासक और मौखरी वंश से रिलेट करते हैं, उनकी हत्या बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर के कर दी। भाई का धर्म निभाते हुए राजवर्धन आक्रमण करता है और जीत भी जाता है, दोनों को पराजित करता है। लेकिन पराजित करने के पश्चात शशांक ने धोखे से राजवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी। अब यहीं से शुरुआत होती है हर्षवर्धन की, कि जब मृत्यु हो जाती है, जब हत्या हो जाती है राजवर्धन द्वितीय की, तो उसका छोटा भाई यानी हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। हमने पहले ही कहा था कि हर्षवर्धन को बहुत कम उम्र में ही गद्दी पर बैठना पड़ गया, और उसका कारण था बड़े भाई की हत्या। हमने बताया कि 606 ईस्वी में ही, 606 ईस्वी में ही, क्योंकि 591 ईस्वी में पैदा हुआ और 606 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि राजवर्धन द्वितीय की हत्या के पश्चात 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब 16 साल का लड़का जिसके बड़े भाई की हत्या हो चुकी हो, जिसके जीजा की हत्या हो चुकी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में होगा। और उसने क्या किया
कि अपने उद्देश्य निर्धारित कर दिए। क्या उद्देश्य निर्धारित किए? तो उसके जीवन काल के 3 उद्देश्य निर्धारित हो गए तुरंत गद्दी पर बैठते ही। क्या 3 उद्देश्य थे? तो पहला उद्देश्य था कि राज्यवर्धन की हत्या का प्रतिशोध। किसकी? तो राज्यवर्धन की हत्या का प्रतिशोध। राज्यवर्धन बड़ा भाई था, उसकी हत्या तुरंत हुई थी, तो पहला तो प्रतिशोध लेगा किसका? तो राज्यवर्धन की हत्या का प्रतिशोध लेगा। दूसरा क्या? तो दूसरा था कि जीजा यानी कि गृहवर्मा की हत्या किसने की थी? शशांक ने ही, और शशांक ने ही हत्या की थी किसकी? राज्यवर्धन की। तो गृहवर्मा की हत्या का प्रतिशोध। और साथ साथ यह भी नहीं पता चल रहा था कि बहन कहाँ है, तो टारगेट उसने बनाया कि बहन राजश्री का, क्योंकि अपनी बहन को बड़ा प्रेम करता था, तो बहन राजश्री का पता लगाना। जैसे ही गद्दी पर बैठा उसके जीवन काल में 3 उद्देश्य बन गए। पहला बड़े भाई यानी कि राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या का प्रतिशोध, दूसरा गृहवर्मा की हत्या का प्रतिशोध, और तीसरा बहन राजश्री का पता लगाया जाए कि बहन राजश्री इस समय है कहाँ। फिर से सुनिएगा कि राज्यवर्धन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। 3 उद्देश्य बनाए। पहला उद्देश्य कि बड़े भाई की हत्या का प्रतिशोध लिया जाए, जो किया था किसने? शशांक ने। गृहवर्मा की हत्या का प्रतिशोध लिया जाए, जो किया था किसने? तो 2 लोग थे गृहवर्मा की हत्या के पीछे, एक शशांक और एक मालवा का शासक देवगुप्त। और तीसरा बहन राजश्री का पता लगाया जाए कि इस दौरान बहन राजश्री है कहाँ। अब इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे पहले वह निकलता है कन्नौज की तरफ, कि पहले आक्रमण किया जाए और देखा जाए कि कन्नौज की स्थिति क्या है। तो कन्नौज के लिए जैसे निकलता है, तो कन्नौज के लिए रास्ते में जब वो जाता है तो रास्ते में कामरूप के एक राजा थे जिनका नाम था भास्कर वर्मन, और भास्कर वर्मन का एक दूत था हंसबेग। हंसबेग ने मित्रता का प्रस्ताव रखा, यानी ध्यान दीजिएगा कि कन्नौज जाते समय रास्ते में कौन मिला? तो रास्ते में कौन मिलता है? तो रास्ते में मिलता है भास्कर वर्मन। कौन? भास्कर वर्मन का दूत, जिसका नाम था हंसबेग। इसके माध्यम से भास्कर वर्मन से करता है मित्रता करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने क्षमता को, अपने साम्राज्य को विस्तार करना है और अपनी शक्तियों को क्या करना है? बढ़ाना है। दोबारा जब बढ़ता है और आगे, तो पहला तो काम यही हुआ कि भास्कर वर्मन जो कामरूप के राजा थे, उनके दूत हंसबेग के माध्यम से मित्रता हुई भास्कर वर्मन से, और भास्कर वर्मन एक अच्छे मित्र की भूमिका में आ गए। रास्ते में भांडी, पता है, पूछा जाता है कि किसने राजश्री का पता बताया, तो भांडी कौन है? तो भांडी यशोमती के भाई का पुत्र। यशोमती यानी कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की माता, तो यशोमती के भाई का पुत्र, यानी कि हर्षवर्धन के जो मामा का लड़का था। कौन? भांडी। भांडी ने राजश्री का पता बताया, कि भांडी ने सीधा बता दिया कि राजश्री है कहाँ, तो पता चला कि राजश्री हैं विंध्याचल में। अब विंध्याचल तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर कैसे जाएं? तो विंध्याचल में जब पहुँचता है किसके सहयोग से? तो विंध्याचल में पहुँचता है एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र। तो दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल की पहाड़ियों में पहुँचता है, और वहाँ पर जा कर के राजश्री का पता चलता है। और जिस मौके पर पहुंचता है हर्षवर्धन, देखता है कि वहां पर राजश्री पहले से ही सती होने जा रही है, और उसने क्या किया कि राजश्री को सती होने से मना किया और अपने साथ वापस ले आया। और चूंकि गृहवर्मा और राजश्री का भी कोई आगे अगला उत्तराधिकारी नहीं था, तो राजश्री की सहमति से कन्नौज का भी शासक बना, और कन्नौज का शासक बनने के साथ साथ कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया।
कन्नौज को अपनी राजधानी। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हर्षवर्धन से पूछा जाएगा यह प्रश्न कि हर्षवर्धन की राजधानी, तो थानेश्वर तो था ही, लेकिन अगर पूछ दे कि कन्नौज की हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी, तो हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज थी, जो उसने अपनी बहन राजश्री के समर्थन पर या राजश्री के आशीर्वाद से कन्नौज का शासन भी स्वयं अपने हाथ में लिया और खुद उस पर शासक की भूमिका में आया, और साथ ही में थानेश्वर के बाद दूसरी राजधानी बनाया किसको, तो दूसरी राजधानी बनाता है कन्नौज को। फिर से कालक्रम पर आते हैं कि सबसे पहला जब गद्दी पर बैठा कब, तो 606 ईस्वी में। कितनी वर्ष की अवस्था में, तो 16 वर्ष की अवस्था में। जीवन के 3 उद्देश्य, पहला उद्देश्य कि बड़े भाई यानी कि राजवर्धन द्वितीय की हत्या का कैसे प्रतिशोध लिया जाए। दूसरा क्या कि पुष्यमित्र, दूसरा कहा गया कि जीजा गृहवर्मा की हत्या का प्रतिशोध लिया जाएगा। और तीसरा क्या कि बहन राजश्री का भी पता लगाया जाए। तो सबसे पहले बढ़ता है जब कन्नौज की तरफ, तो रास्ते में भास्कर वर्मन जो कामरूप के राजा थे, उनका दूत हंसबेग मिलता है, जो मित्रता कराता है किससे, भास्कर वर्मन से। आगे चलता है तो राजश्री का पता बताने वाला व्यक्ति कौन, तो पता बताने वाला व्यक्ति है भांडी, जो मामा का लड़का है, हर्षवर्धन के मामा का लड़का भांडी। उसने बताया कि राजश्री इस समय कहाँ है। कहाँ बताया कि राजश्री है, तो विंध्याचल में। अब विंध्याचल की पहाड़ियों में राजश्री को खोजने में सहायता करने वाला कौन, तो दिवाकर मित्र नाम आता है, जो एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे और हर्षवर्धन के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। और जब राजश्री मिल जाती हैं तो उस समय वह सती बनने जा रही थी, सती होने जा रही थी, आग में कूदने जा रही थी पति की मृत्यु के पश्चात दुखी होकर, लेकिन उनको ले आता है अपने साथ अपने घर, और साथ साथ कन्नौज पर शासन भी संभालता है, और कन्नौज को थानेश्वर के बाद अपनी दूसरी राजधानी भी बनाता है। तो यह तो सामान्य घटना हो गई कब की, तो यह सामान्य घटना हो गई शुरुआती जीवन काल की। अब अगर बात किया जाएगा साम्राज्य विस्तार की, तो साम्राज्य विस्तार में अगर हम बात करेंगे तो साम्राज्य बहुत बड़ा माना जाता है आपका हर्षवर्धन का, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था। क्योंकि अगर आप उठा करके देखेंगे तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से कहाँ से, तो पूरब में देखोगे तो पूरब में असम वाले क्षेत्र से आप उठाओगे, और इधर चले जाओगे पश्चिम में सौराष्ट्र तक, तो पूरा हर्षवर्धन का शासन था। ऊपर उत्तर से देखोगे तो उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में नर्मदा नदी तक, यानी आप कह सकते हो कि संपूर्ण अखंड भारत पर हर्षवर्धन का साम्राज्य था। यानी अगर साम्राज्य कहीं पूछ ही लेता है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य, तो साम्राज्य था पूर्व में असम, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में नर्मदा नदी तक। यह पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार माना जाता है किसका, तो हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य पूर्व में असम से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक। लेकिन साम्राज्य विस्तार ऐसे ही नहीं हुआ होगा। साम्राज्य विस्तार करने के लिए कुछ युद्ध लड़ने होंगे, और उन युद्धों का भी यहाँ पर चर्चा कर लिया जाए कि वह युद्ध कौन कौन से मुख्य युद्ध थे जिसको हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में लड़ा, और कितने युद्ध ऐसे थे जिसको जीता, और कुछ ऐसे भी युद्ध हुए होंगे जहाँ पर वह हारा भी होगा। तो अगर युद्ध की बात किया जाएगा, तो युद्ध की बात में अगर हम बात करेंगे तो पहले युद्ध की अगर चर्चा होगी तो मैत्रिक वंश के राजा थे, मैत्रिक वंश के राजा जिनका साम्राज्य फैला हुआ था वल्लभी क्षेत्र में, को पराजित किया। यानी कि पहला अगर साम्राज्य विस्तार के लिए अगर पहला कहेंगे तो पराजित किया। शशांक से युद्ध हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी कि शशांक से भी युद्ध हुआ, लेकिन शशांक को पराजित नहीं कर पाया। लेकिन शशांक की मृत्यु के पश्चात मगध
एवं उड़ीसा पर अधिकार। मगध एवं उड़ीसा पर अधिकार। तीसरे नंबर पर आएंगे तो तीसरे नंबर पर आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का राजा, चालुक्य वंश अगर आप देखोगे तो उस समय फैला हुआ था पूरे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो चालुक्य वंश का राजा था उस समय पुलकेशिन द्वितीय। क्या था? पुलकेशिन द्वितीय से भी लड़ा, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय से हारा था, पराजित हुआ था। और कई किताबें ऐसी भी हैं कि जो नहीं मानती हैं कि हर्षवर्धन हारा था, लेकिन आयोग के नियमों के अनुसार या तमाम ऐसे जानकारियों के हिसाब से हम लोगों ने सीधा कह दिया कि पुलकेशिन द्वितीय से हारा था और संधि करनी पड़ गई थी। यह समय था लगभग 619 ईस्वी का, कि जब हर्षवर्धन को संधि करनी हो गई थी। दूसरा अगर एक और नाम लिया जाए तो जो पूर्वी विजय की अगर बात किया जाए तो पूरब में पूरा का पूरा इसका आधिपत्य था। मगध के राजा की उपाधि इसने ले ली थी। इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि कितना ज़्यादा शक्तिशाली होकर के उभरा होगा पूर्वी क्षेत्र में, कि मगध क्षेत्र का पूरा राजा की उपाधि हुई थी। और अभी हमने बताया था कि कामरूप के राजा जो थे उनसे उसकी मित्रता भी हुई थी। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो था आप कह सकते हो कि शशांक के लिए था, हर्षवर्धन के लिए था। और अंतिम विजय की बात अगर किया जाता है तो अंतिम विजय मानी जाती है उड़ीसा के गंजाम पर। उड़ीसा के गंजाम पर अंतिम विजय, यानी पहली लड़ाई अगर आपसे पूछी जाएगी कि हर्षवर्धन के शासनकाल की पहली लड़ाई, तो पहली लड़ाई तो शशांक से ही किया था, लेकिन पराजित हो गया था, हरा नहीं पाया था। लेकिन शशांक की मृत्यु के पश्चात मगध और उड़ीसा पर पूर्ण रूपेण क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो पहली लड़ाई ये हो गई। फिर मैत्रिक वंश के राजा वल्लभी क्षेत्र को पूरा कवर किया। फिर चालुक्य वंश का जो राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, उससे हारने के बावजूद भी संधि की। फिर मगध के राजा की उपाधि, इसी से पता चल रहा है कि पूर्वी भारत के क्षेत्र में कितना शक्तिशाली होकर के उभरा था आपका हर्षवर्धन। और उड़ीसा के गंजाम पर की अंतिम विजय क्या थी? तो दक्षिणी क्षेत्र थी, उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र पर उसने पूरा का पूरा विजय प्राप्त किया था। अब आगे चले जाए तो बात किया जाए तो आप एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, जो लगभग कितने साल रहा था? तो 15 साल रहा था हर्षवर्धन के शासन में। लेकिन साथ साथ अगर पूछा जाएगा हर्षवर्धन की रचनाओं के बारे में कि हर्षवर्धन आपका रचनाकार भी था, इस वजह से कुछ रचनाएं भी आती हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद कर लेना है क्योंकि ये तो पक्का पूछेगा। एक रचना थी रत्नावली। हर्षवर्धन के शासनकाल की एक रचना थी क्या? रत्नावली। एक रचना थी नागानंद। हर्षवर्धन की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है नागानंद। और एक रचना मानी जाती है प्रियदर्शिका। यानी जैसे ही पूछा जाएगा कि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका यह किसकी रचनाएं हैं, तो यह रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। इनको हर्षवर्धन ने ही लिखा था। अब आया जाए धर्म के बारे में बात किया जाए तो अगर धर्म के बारे में बात करोगे तो था तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का उपासक, लेकिन साथ साथ जैन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर भी विशेष आदर था उसका, या विशेष रूप से वो आदर करता था ब्राह्मणों का। बाकी किसी धर्म की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि और जो नए धर्म अवतरित हुए हैं वो उस शासन काल में नहीं थे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए धर्म हैं जो उस शासन काल में पैदा ही नहीं हुए थे। तो यहाँ पर हम केवल बात करेंगे हिंदू की, जैन की और बौद्ध की। और जैन और बौद्ध भी किसकी शाखाएँ थी? तो वो भी उभर करके निकली थी हिंदू की। तो अगर हम बात करें हर्षवर्धन के धर्म की, तो हर्षवर्धन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन हिंदू धर्म को भी समान आदर प्रदान करता था। और चर्चा होती है अगर कभी भी हर्षवर्धन की,
तो बात होती है प्रयाग सम्मेलन की, जो वर्तमान में कुंभ के नाम से फेमस है। उसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है किसको? तो उसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन के बारे में कहा गया कि प्रयाग सम्मेलन जो था वह हर 5 वर्ष के बाद यानी हर 6वें वर्ष में आयोजित करता था। हर 5वें वर्ष के पश्चात प्रयाग सम्मेलन का आयोजन करता था। और प्रयाग सम्मेलन के आयोजन को उसने नाम क्या दिया था? तो नाम दिया था महामोक्ष परिषद। क्या नाम दिया था? तो महामोक्ष परिषद। और इसके बारे में कहा गया कि इसके 4 चरण थे। महामोक्ष परिषद के 4 चरण थे। क्या क्या चरण थे? तो पहला चरण था कि पहले दिन होगी बुद्ध की पूजा। किसकी? बुद्ध की पूजा, यानी पहले चरण में होगी बुद्ध की पूजा। दूसरे चरण में होगी सूर्य की पूजा। तीसरे चरण में होगी शिव की पूजा। और चौथे चरण में दान दिया जाता था। और कहा भी जाता है कि जब हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री के साथ आता था तो अपने शरीर के वस्त्र तक को दान करके चला जाता था। और वही चीज़ आगे चल करके कुंभ के रूप में प्रसिद्ध हुई। फिर से सुनिए कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का उपासक था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, साथ साथ हिंदू धर्म को भी समान आदर प्रदान करता था। हर 5 वर्ष के पश्चात प्रयाग सम्मेलन का आयोजन करता था। प्रयाग में महामोक्ष परिषद के नाम से फेमस था, जहाँ पर 3 देवताओं की चर्चा अभिलेखों से मिली है। बुद्ध की पूजा, सूर्य की पूजा और शिव की पूजा। और ये पूजाएं जब खत्म होती थीं तो महामोक्ष परिषद बड़े स्तर पर दान प्रदान करता था। और दान प्रदान करने के पश्चात इस सम्मेलन का समापन हो जाता था। तो यह कहानी हो गई किसकी? प्रयाग सम्मेलन की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पूरा का पूरा सेशन बड़े मन से, बड़ी मेहनत से बनाया है आपके लिए, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप UPSSC PET के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन टच करके आइए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करके आइए और सिर ऊंचा करके चलेंगे हम लोग। उसके बाद चलते हैं आगे। अब एक चीज़ और पूछ सकती है, और वो है क्या? तो वह है आपका अभिलेख। हमने बताया था कि अभिलेख का मतलब क्या था कि उस समय शासनकाल में अभिलेख खुदवाए जाते थे जिसके बारे में पता चले। तो अगर हर्षवर्धन के अभिलेखों की बात करेंगे तो अभिलेख में 2 अभिलेखों का नाम आता है। पहला नाम आता है मधुबन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो पहला नाम आता है मधुबन अभिलेख और दूसरा नाम आता है बांसखेड़ा अभिलेख। मधुबन अभिलेख कहाँ है? तो मधुबन अभिलेख है आजमगढ़ में, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की। और बांसखेड़ा अभिलेख की भी बात करेंगे तो यह कहाँ है? तो यह भी है शाहजहांपुर में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो यह तो हो गए अभिलेखों की बात कि हर्षवर्धन के शासनकाल के 2 अभिलेख बड़े फेमस हैं। एक मधुबन अभिलेख जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और एक बांसखेड़ा अभिलेख जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। अब आगे चला जाए तो आगे चर्चा करेंगे कि इनके अभिलेखों के बताया गया इसके प्रशासन की 2 विशेषताएं। क्या 2 विशेषताएं? तो जरा बात किया जाए तो पहली विशेषता थी खर्च के बारे में, कि जो टोटल व्यय था, टोटल जो खर्चा था, उस खर्च को बांटा गया था 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ह्वेनसांग के अनुसार क्या क्या था? तो पहला खर्च था धर्म के नाम पर। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। दूसरा खर्च था शिक्षा के नाम पर। तीसरा खर्च था वेतन के नाम पर। और चौथा खर्च था राजा का स्वयं। यानी 4 चीज़ों पर खर्चा किया जाता था। 1/4 हिस्सा धर्म के ऊपर खर्चा कर दिया जाता था,
1/4 हिस्सा शिक्षा के बढ़ावे के ऊपर खर्च कर दिया जाता था, 1/4 हिस्सा राज्य के प्रबंध के लिए, जिसके अंदर वेतन, सैनिकों के वेतन से लेकर के कर्मचारियों तक के वेतन का प्रबंध किया जाता था, और 1/4 हिस्सा जो था वह राजा के पास चला जाता था। यानी खर्च कितने प्रकार के थे उस समय? तो 4 प्रकार के थे। 1/4 धर्म पर, 1/4 शिक्षा पर, 1/4 वेतन पर और 1/4 राजा का व्यक्तिगत खर्च। ठीक उसी प्रकार से कर की अगर बात करें तो उस समय के अभिलेखों और तमाम किताबों से 3 प्रकार के कर की चर्चा हुई है। कौन कौन से? तो एक नाम आया है भाग कर, एक नाम आया है हिरण्य कर, और एक नाम आया है के समय मुख्य रूप से कितने प्रकार के कर आरोपित किए जाते थे? तो 3 प्रकार के कर थे, भाग्य कर, हिरण्य कर और साथ में आपका बलि कर। फिर से बोल रहा हूँ, भाग्य कर, हिरण्य कर और बलि कर। फिर से सुन लीजिए, भाग कर कहाँ लगाया जाता था? तो संभवतः भूमि पर। संभवतः इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई ओरिजिनल साक्ष्य या कोई विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसको ओरिजिनल बोल नहीं पाऊंगा। तो भाग कर लगता था कहाँ पर? तो भूमि के ऊपर। उसके अलावा हिरण्य कर कहाँ लगता था? तो हिरण्य कर लगता था व्यापारी के ऊपर। और तीसरा बलि कर, यह बलि कर कहाँ लगता था? तो बलि कर लगता था संभवतः धर्म के नाम पर। तो खर्चों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया और साथ में इसको बलि को कर को 3 प्रकार से विभाजित किया गया। तो यह पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार से लेकर के, युद्ध से लेकर के, हर्ष के सामान्य जीवन परिचय के बारे में सारी की सारी चर्चाएं आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं, जो यूपी SSSC पीटी के एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही फेमस है। तो इसी प्रकार से जैसे पुराने वीडियोस को आपने पसंद किया, प्यार किया, वैसे इस वीडियो को भी आगे बढ़ा दीजिएगा अपने मित्रों दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। तो हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।